हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम अपना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आप तैयारी करते हैं, उन सब में पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की बुक ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है। तो हम पूरा साइंस को कवर करने वाले हैं। जो बच्चे अब 10th क्लास में आएंगे, आने वाले साल में पेपर देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप इसके बाद और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना चैप्टर नंबर 1 से। 3-4 वीडियो आएगी एक चैप्टर के ऊपर, धीरे धीरे आराम से करेंगे। एनसीईआरटी को करेंगे लाइन बाय लाइन। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी, जैसे दिल्ली का या किसी पीजीटी का, टीजीटी का, सब के लिए इम्पोर्टेंट बुक होती है। ठीक है, सब पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होती है। देखिए, आपने निम्न स्थिति पर विचार कीजिए। क्या जो गर्मी है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप क्या करें, गर्मी का मौसम चल रहा है, उसको दूध को गर्म करके खुला छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि दूध क्या हो जाता है, खट्टा। कैसा हो जाता है दूध, खट्टा। ये आपने देखा होगा कि दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या कि लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग। ठीक है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का क्या हो जाता है, किण्वन। अंगूर का किण्वन। अब ये किण्वन क्या होता है, समझिए क्या होता है। तो वर्ड आया किण्वन। किण्वन क्या होता है, देखिए, जो आपका किण्वन होता है ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव रासायनिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब होता क्या है, इस प्रक्रम में इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक, वो टूट जाता है। जटिल कार्बनिक यौगिक किस में टूट जाता है, सरल कार्बनिक यौगिक में। किस में, सरल कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में किसकी उपस्थिति में, कौन ऐसा करता है, ऐसा करते हैं सूक्ष्म सजीव या सूक्ष्म जीव। कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसा करते हैं। तो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक में। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, जैव रासायनिक, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है, एग्जाम्पल क्या है, जो शराब निर्माण है, शराब का जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है, किण्वन से। किस प्रोसेस से किया जाता है, किण्वन से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो वर्ड आया है यहाँ पर क्या, किण्वन। किण्वन के बारे में हमने जान लिया। इसी तरह से जो भी नया वर्ड आएगा, जो भी शब्दावली आएगी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाया जाएगा, कच्चा भोजन कुछ और होगा, पककर कुछ और हो जाएगा। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जो हमने खाया है उसको कार्बो, जैसे हमने आलू खाए तो आलू को तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट में। आलू खाए हमने, आलू, पोटैटो, आलू टूटेंगे किस में, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा किस में, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और क्या हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस। तो ये सब एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने डेली लाइफ में। अब ये किससे रिलेटेड हैं, तो एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, भौतिक और रासायनिक क्या परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अगर मैं एक पेन लूँ, क्या है हमारे पास पेन, इसको मैंने तोड़ दिया, या एक मैग्नीशियम रिबन लिया, क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन, इसको तोड़ दिया बीच में से, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्या इसमें नया पदार्थ बना है, नहीं बना। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन अगर इसको आप वायु में जला दें, क्या कर दें, जला दें, तो जला देने पर इसकी राख बन जाएगी।
तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है आपका क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या आपको पता होने चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ क्या हो गई, बदल जाएगी। मैंने आपको दिखाया किस तरह से, जंग कुछ और होता है, लोहा कुछ और होता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये जितने भी परिवर्तन थे कुछ ना कुछ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पढ़ेंगे आगे। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा। देखिए, इसमें हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, इसको लेकर साफ कर दिया, रगड़ कर इसको क्या किया, साफ किया। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रगड़ा जाता है। क्या हम इसे ऐसे ही नहीं जला सकते थे वायु में। देखिए, तो क्या होता है, अगर मैग्नीशियम रिबन है, क्या है मैग्नीशियम रिबन, ये क्या कर लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो इसको जलाना मुश्किल होता है, इस पर एक परत जड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर क्या कर लेते हैं, साफ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आप देखेंगे ये एक मैग्नीशियम क्या है, रिबन है, इसको साफ कर लिया है। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप, ये क्या है आपका स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इसको जलाया हमने यहाँ से, तो आप देखेंगे इससे बनी राख को वोच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जो इससे राख बनती जाएगी, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, जलेगा, जलने के बाद यहाँ क्या बनेगी, राख। इस राख को एक आपके पास क्या है ये वोच ग्लास, इसमें क्या कर लीजिए, इकट्ठा। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से दूर रखिए। क्या परीक्षण है, देखिए क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन को किस में जलाया है, ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो वो श्वेत ज्वाला में जलता है। कैसा होता है, श्वेत, आगे मिलेगा आपको। देखिए, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लो के साथ, ये आपको याद रखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कौन सी लो निकलती है, श्वेत, यानी कि वाइट। कैसी, वाइट। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहले रिबन था, अब किस में बन गया, वो चूर्ण में। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो ये जो चूर्ण बना है, पाउडर जो बना है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब जब आपके पास मैग्नीशियम होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम, वो अभिक्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको इकट्ठा किया हुआ है एक वॉच ग्लास में। यह दिख रहा होगा आपको, वॉच ग्लास में। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस आपका कैसा हुआ, रासायनिक। कैसा है, रासायनिक। ये आपको अंतर पता होना चाहिए दोनों में कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है। इसे आपको समझना है कि मैग्नीशियम रिबन कैसा प्रोसेस है जलाने पर, एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक परखनली में लेड या सीसा नाइट्रेट का घोल घोलिए। देखिए ये परखनली है, इसमें क्या डाला आपने, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें नहीं दिखाया। ठीक है, एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल घोलिए। किसका, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट। इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए। क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, अभी पढ़ेंगे इनके फॉर्मूले, प्लस पोटेशियम आयोडाइड। आपने क्या परीक्षण किया, आगे देखेंगे। तीसरा क्रियाकलाप देखिए, एक शंक्वाकार फ्लास्क या फ्रकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये क्या है, जिंक। क्या है, दानेदार जिंक। इसमें तनु HCl या H2SO4 मिला दीजिए। अब इसमें क्या मिला दिया हमने, ये मिला दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है।
ये आपने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक के टुकड़े, दानेदार जिंक। उसमें आपने क्या मिला दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या प्रोसेस होती हुई कुछ दिखाई देगी? क्या ये बीकर गर्म होगा? क्या ये बीकर ठंडा होगा? यही वो जानना चाह रहा है। देखिए क्या होता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं, निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया हो। मतलब अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो गया, सफ़ेद से काली हो गई, काली से सफ़ेद हो गई। या गैस का निकास तथा उत्सर्जन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, मीथेन निकल गई। तापमान में परिवर्तन हुआ। ये जो फ्लास्क था जिसमें अभिक्रिया हुई है, क्या ये ठंडा हुआ है? क्या ये गर्म हुआ है? तो ये सब किसको डिसाइड करते हैं? एक रासायनिक परिवर्तन को। किसको करते हैं? रासायनिक परिवर्तन को। क्या हम यहाँ भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? सबसे पहला हमारा पार्ट है रासायनिक समीकरण। हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण। देखिए, अभी हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया? दहन कर दिया। तो क्या बना आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का क्या किया? दहन। किसमें परिवर्तित हो गया? किसमें हो गया परिवर्तित? ये परिवर्तित हो गया किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये लाइन कितनी बड़ी लिखी जा रही है। तो क्या बार बार आप इतनी बड़ी लाइन लिखेंगे या शॉर्ट में लिखना चाहेंगे? तो हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे। तो जो इसको शॉर्ट में लिखना है, जो इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाना है, उसी को बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। कैसे समीकरण? देखिए, शब्द समीकरण कैसे लिखी जाएगी? हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हमने क्या मिलाया? यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो क्या आ जाएगा बीच में? प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये अभिक्रिया हुई है, होने के बाद क्या बना है उसको एरो से दिखाएंगे, और एरो का मुख उस ओर होगा जिस ओर पदार्थ बनेगा। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको आपको अपने वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए कितनी बड़ी लाइन है और उसको हमने इतना शॉर्ट में लिख दिया। इसको भी आगे जाकर और शॉर्ट में लिखेंगे, इनके सिंबल लिखेंगे, उसको बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी? शब्द समीकरण। क्या है ये? शब्दों को लिखा है तो क्या बन गई? शब्द समीकरण। आपने क्या लिखा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक साइड, ये जो दोनों मिले हैं उसको एक साइड, और जो बना है उसको एक साइड, और एरो का निशान जो बना है, जिनको मिलाने पर बना है पदार्थ, उसकी तरफ आएगा। अब जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, वो अभिक्रिया करते हैं, उनको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं उनको? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बना है पदार्थ उसको बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। ये भी आपको याद रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तत्व, उनको बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जो बने हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हमने क्या लिखा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया अभिकारकों के बीच प्लस योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इधर क्या आएंगे आपके पास? अभिकारक, और अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद। क्या बनते हैं? उत्पाद। जैसे लिखा A + B, इससे क्या बना? C + D। तो ये क्या है आपका? अभिकारक, और ये क्या है आपके? उत्पाद। तो अभिकारक कौन हुए? A और B। कौन हुए? A और B। और उत्पाद आपके क्या हुए? C और D। क्या हुए? C और D। अभिकारक को कहाँ लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। उत्पाद को कहाँ लिखा जाएगा?
राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इस प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जा सकता है। ठीक है, तीर का सिरा उत्पादक की ओर होता है। मैंने आपको बताया जो एरो बनेगा वो किसकी ओर बनेगा, उत्पादक की ओर। किससे, अभिकारक से। अभिकारक से किसकी ओर, उत्पादक। इधर आएगा अभिकारक और इधर क्या आएगा, उत्पाद। तो इस तरह से हम सीखेंगे कि शब्द समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अब हम शब्द समीकरण को भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रासायनिक समीकरण में। कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण भी बड़ी है, मतलब समझिए दोबारा, हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको और छोटा लिखा और इसको नाम दे दिया हमने शब्द समीकरण। क्या दे दिया, शब्द समीकरण। अब हमें ये भी बड़ी लग रही है, बार बार हम इतनी बड़ी समीकरण नहीं लिखेंगे, इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इनके प्रतीक दिए गए, इन सब के प्रतीक दिए गए, इनको हमने किस में लिख दिया, प्रतीक में। उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि रासायनिक समीकरण किस तरह से डेवलप हुई है और रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल हमने एक्सपेरिमेंट किया, दो चीज़ों को मिला दिया, कार्बन को ऑक्सीजन में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हिंदी में हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाई आपकी शब्द समीकरण। और जब हम इसको सिंबल में लिख देंगे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल यानी कि संकेत होता है Mg, क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो ये कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा, तीनों में अंतर पता चल गया होगा। किसमें, जनरल में, शब्द समीकरण में और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर होता है। तो यही लिखा है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, ये हमने लिखी है। शब्द की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो निम्न शब्द समीकरण को ऐसे लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको लिख कर दिखाया, ये है। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए कैसे, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, तो मैग्नीशियम तो सेम है, मैग्नीशियम क्या है, समान है दोनों साइड। ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इधर जितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के 1, इधर कितने हैं, 2, तो इसका मतलब एक परमाणु कहाँ गया, कहीं नहीं जाएगा, अभी बैलेंस हो जाएगी। उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण संतुलित है अगर ये दोनों एक साइड बराबर आ जाते, जैसे C+O2, क्या बना, CO2। यहाँ पर देखेंगे 2O, यहाँ पर भी 2O, 1C, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी संतुलित। लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है जिसमें Mg या O या कोई भी एक तत्व आपके पास संतुलित नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं असंतुलित। क्या बोलते हैं, असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब दोनों तत्वों को बराबर नहीं लिखेंगे आप, तो ये कहा जाएगा कि दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। मतलब द्रव्यमान कहाँ गया, तो ये किसको फेल करता है, द्रव्यमान का संरक्षण के नियम को क्या करता है, फॉलो नहीं करेगा अगर हम इसको संतुलित नहीं करेंगे। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इस प्रकार मैग्नीशियम को वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है और कैसे करते हैं संतुलित, क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, जैसे अभी हमने लिखा Mg+O2, क्या बना, MgO, क्या बना, MgO। अब आप यहाँ देखेंगे जो Mg है और O है, कितने तत्व हैं। सबसे पहले तत्व देखिए, इसको अलग अलग मत लिख देना, M और G। क्या G कोई तत्व होता है, नहीं, M और G एक साथ बनते हैं तब बनता है मैग्नीशियम।
और O क्या है, ऑक्सीजन। तो पहले देखेंगे अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में, फिर देखेंगे किसमें, उत्पाद में, किसमें, उत्पाद में। देखिए अभिकारक में Mg कितना है, यहाँ इसके आगे क्या है 1, तो कितना है 1, और है नहीं है तो 1। उत्पाद में Mg के आगे कितना है 1, तो कितना है 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के कितने तत्व हैं, 2, कितने परमाणु हैं, 2। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1। तो आप देखेंगे Mg तो संतुलित है, लेकिन क्या ऑक्सीजन संतुलित है, नहीं। तो ये अभिक्रिया कैसी है आपके पास, असंतुलित। कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित समीकरण। तो इसको संतुलित करना है और इसके महत्व को समझना है कि संतुलित क्यों करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आप अगर इन दोनों को संतुलित नहीं करेंगे तो एक O का कहाँ गया, इधर का द्रव्यमान कुछ और आएगा, इधर का कुछ और आएगा। जबकि द्रव्यमान का संरक्षण क्या कहता है, ये कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही क्या, विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि इस साइड का जो द्रव्यमान है वो इस साइड के द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि दोनों साइड यानी कि अभिकारक में भी और उत्पाद में भी तत्वों की संख्या क्या हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। या दूसरा आप कह सकते हैं कि दोनों साइड के द्रव्यमान क्या हो, समान हो। इसलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या होता है, देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिले तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये है शब्द समीकरण। कैसी समीकरण है, शब्द समीकरण। अभी हमने ऊपर देखा था, देखिए ये रही आपकी शब्द समीकरण। तो ये क्या है, शब्द समीकरण। इसमें हमने सिंबल यूज किया जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का क्या, H2। तो ये बन गई आपकी रासायनिक समीकरण। क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। तो तीर के निशान हमने इस तरह से दिखा दिया। अब इनकी तुलना करेंगे। देखिए जिंक, यहाँ टेबल बनाई हुई है, मैं बना देता हूँ, ऊपर समझा देता हूँ आपको अलग से। देखिए जिंक प्लस H2SO4 क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। तो अब यहाँ पर कितने तत्व आ रहे हैं, H यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक आया Zn, एक आया H, एक आया S, एक आया O, ZnHSO, 4 तत्व आ गए। अब चारों देखेंगे दोनों साइड। देखिए किस तरह से करते हैं संतुलित, इसको समझना कैसे करते हैं। देखिए इधर देखिए Zn कितना है, दूसरा पेन दिखा देता। इधर देखिए Zn कितना है, 1। क्या और है Zn, नहीं। तो अभिकारक में Zn की संख्या कितनी है, 1। ये हमने समझ गया, कितनी है, 1। अब देखेंगे उधर Zn 1, यहाँ पर कितना लिखा है, 1। ठीक है, क्या लिखा है, 1, और है, नहीं है। तो ये कितना है, 1। तो Zn इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। इसका मतलब Zn की संख्या क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित। दूसरा देखेंगे क्या, हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए क्या है, हाइड्रोजन देखेंगे इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 2। कितने हैं, 2। उधर हाइड्रोजन देखेंगे ZnSO, इधर कितने हैं, इधर भी कितने हैं, 2। तो इधर भी कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन भी आपके पास संतुलित है। उसके बाद देखेंगे सल्फर S इधर देखेंगे 1, कितना है, 1। उधर S देखेंगे कितना है, 1। तो ये भी संतुलित है। फोर्थ में देखेंगे O के कितने परमाणु हैं, इधर 4। कितने हैं अभिकारक में, 4। और उत्पाद में देखेंगे O के कितने हैं, यहाँ पर भी 4, तो ये भी 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण संतुलित है। कैसी है ये, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी है, संतुलित। अब आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, Fe प्लस H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। ये समीकरण बनी है। अब इसमें कितने तत्व आ रहे हैं, देखिए तत्व देखिए कितने आ रहे हैं। एक आ रहा है Fe सबसे पहले, फिर H, फिर O है HO, FeOH, 3 आ रहे हैं।
ठीक है, FeH और O। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अभिकारक, किसमें लिखेंगे, अभिकारक, और फिर देखेंगे उत्पाद। हर बार इतने बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखा करेंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना बड़ा दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। देखिए Fe देखिए अभिकारक में कितना है, इधर देखिए Fe कितना है, Fe 1 है, अभिकारक इधर वाले हैं, तो Fe क्या है, 1। कितने परमाणु हैं Fe के, 1, तो क्या लिखेंगे, 1। उधर देखेंगे Fe के कितने हैं, आप देखेंगे यहाँ पर Fe के कितने हैं, 3। इधर कितने थे Fe के, 1। इधर कितने हैं, 3। तो क्या Fe संतुलित है, नहीं है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित। इसको हमें संतुलित बनाना है, और किस स्टेप में बनाना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए H, इधर H के देखिए कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। और इधर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। तीसरा देखिए O, इधर O कितना है, 1। इधर O देखिए कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। ये भी बैलेंस नहीं है। तो आप देखेंगे जो आपके पास समीकरण है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, Fe प्लस H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। इसके अंदर जो आपके पास Fe है और O है वो संतुलित नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करना है। किस स्टेप में करना है, सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए। तो इस तरह से एक बॉक्स बना दीजिए सबसे पहले, ऐसे। आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन समझ सकते हैं आप किस तरह से इसने बताया है, ठीक है। समीकरण को जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर देंगे, ये कोई स्टेप नहीं, एक लाइन में ही सॉल्यूशन। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, ठीक है। ये बॉक्स बन गया हमारा। इस तरह से यहाँ पर हमने क्या बना लिया, बॉक्स। दूसरे में कहा है संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या सूची बना लीजिए, हमने ये बना ली ऊपर, ठीक है। तीसरे में देखिए सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। तो सबसे ज़्यादा देखिए कितना है, सबसे ज़्यादा इस किसमें है, इसमें कितना है, 4। इसको संतुलित कीजिए, यानी कि O को संतुलित कैसे करेंगे, देखिए क्या है, Fe प्लस H2O क्या बना, इधर लिख रहा हूँ नीचे, क्या बना है, Fe3O4 प्लस H2। क्या बना है, H2, Fe3O4 प्लस H2। तो O देखेंगे इधर 4 है, इधर 1 है, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की। किस में करनी पड़ेगी, अभिकारक में, क्योंकि अभिकारक में क्या है, कम है, उत्पाद में ज़्यादा है। तो किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अभिकारक में। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की। तो इस तरह से जो समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, 4Fe प्लस H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई की, 4 की। अब देखते हैं दोबारा क्या ये बैलेंस है या नहीं। पहले देखते हैं Fe, तीनों देखेंगे बारी बारी से, H और O। Fe, H और O। अभिकारक में देखेंगे O कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 4। एक और देखिए O को बनाना था हमें, क्या बनाना था, O को। Fe को नहीं बनाना, किसको बनाना है, O को। Fe तो है ही, Fe में 1 और 3 है, बाद में देखेंगे। O को बनाना है पहले 4, तो O की मल्टीप्लाई करेंगे अभिकारक में, जिससे 4 बन जाए। तो यहाँ पर करेंगे किसकी मल्टीप्लाई, 4 की। किसकी, 4 की। तो क्या बनेगा, यहाँ नहीं होगी, Fe को नहीं कर रहे हैं हम, O को कर रहे हैं, तो 4 यहाँ आएगा, ठीक है। Fe प्लस 4H2O, 4H2O। देखिए अब O देखिए कितने हैं, इधर O कितने, 4 O हैं। कितने O हैं, 4। कितने हैं, 4। और इधर भी O कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। देखिए यहाँ O कितने हैं, 4, और यहाँ भी कितने हैं, O 4। तो ये बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए Fe, इधर Fe देखिए कितने हैं, 3। पहले इधर देखिए Fe कितना है, 1, और इधर Fe कितने हैं, 3। H देखिए इधर H कितने हैं, H 2 चौक 8। H कैसे निकालते हैं, 4 दूनी 8। H कितने हैं इधर, 8। इधर H देखिए कितने हैं, 2। तो अब आप देखेंगे दोनों बिगड़ गए, Fe भी बिगड़ गया, H भी बिगड़ गया। फिर देखेंगे हम, फिर क्या करेंगे अब हम फिर देखेंगे H को करेंगे। तो H यहाँ कितना है, 2। कितना है, 2। इसको बनाना है 8, यहाँ देखिए कितने हैं, 8। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए, 4 की। यानी कि जो H है उत्पाद का, उसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए, 1 है,
इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए Fe+4H2O क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 और कितना H2 4। अब दोबारा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, देखिए FeH और O, पहले अभिकारक में देखेंगे Fe कितना है 1 और इधर Fe कितना है 3। फिर देखेंगे H, इधर H कितने हैं 4 दूनी 8, उधर H देखेंगे 4 दूनी 8। अब देखेंगे O, इधर O कितने हैं 4 0 4 एकम 4 और इधर O देखेंगे कितने हैं 4। तो ये भी बैलेंस हो गया H और O भी। अब केवल Fe बचा है और Fe में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर Fe में किसकी 3 की, तो ये 3 और ये भी क्या हो जाएगा 3। तो Fe में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो इस तरह से जो रासायनिक समीकरण बनेगी क्या बनेगी 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए इसकी भी यही आई है, क्या है ये, संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये नहीं आगे वाले स्टेप में आएगी, ये है। देखिए अभी एक स्टेप और बचा हुआ है इसका, तो ये है आंसर इसका क्या आया ये। अब आप इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं, देखिए मैं क्या करूँगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, समझिए डायरेक्ट भी आपको आनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दी थी वो लिखेंगे। क्या समीकरण है, Fe प्लस H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस H2 क्या बना H2। तो कैसे करते हैं इसको, डायरेक्ट इतने बड़े स्टेप में नहीं करेंगे, बार बार डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, देखिए आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खूब आ जाएगी। इधर O देखिए कितने हैं 4, इधर O 1 है तो हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी। किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 की। अब H बिगड़ गया होगा जो इसके साथ होगा, H कितने हैं 4 दूनी 8, इधर H कितने हैं 2, 8 बनाना है, किसकी मल्टीप्लाई की 4 की। अब Fe इधर 1 है इधर 3 है तो इधर कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की। तो इस तरह से आप देखेंगे ये बनेगी 3Fe प्लस 4H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2। अगर आपको कंफर्म करना है Fe H और O को तो कैसे कर सकते हैं, देखिए H देखिए इधर कितने हैं 4 दूनी 8, इधर कितने हैं 4 दूनी 8, बैलेंस है। इसके बाद Fe देखिए इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 3 3 3, ये भी बैलेंस है। O देखिए इधर 4, इधर O देखिए 4 4 और 4, ये भी आपकी बैलेंस है। तो इस तरह से हम इस तरह से इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इस मेथड को बोला जाता है क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी आपको याद रखना है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले संतुलित थी, अगर ये 3 4 और इधर 4 नहीं लिखते तो संतुलित थी नहीं थी। फिर संतुलित क्यों की हमने, क्यों जरूरत पड़ी हमें संतुलित करने की, तो हमें द्रव्यमान के संरक्षण का पालन करने के लिए इक्वेशन को संतुलित करने की आवश्यकता हुई। क्योंकि जो अभिकारक है, अभिकारक के अंदर जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। किसके संकेत, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस, द्रव, गैस। क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस और एक होता है जलीय। क्या होता है, जलीय। देखिए ठोस को लिखते हैं किससे, सॉलिड एस से, द्रव को लिखते हैं लिक्विड से, गैस को लिखते हैं जी से और जलीय को लिखते हैं एक्वस से। किससे लिखते हैं, एक्वस से। ये भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक समीकरण में इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। क्या है, ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या आपको इसमें इस समीकरण में ये पता चल पा रहा है कि हमने जो Fe लिया है वो ठोस है, द्रव है या गैस है। H2 जो लिया है क्या वो बर्फ़ है, क्या वो पानी है,
क्या वो वेपर है तो H2O, लेकिन क्या आपको पता चल पा रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ इसके आगे लिख देता L, इसका मतलब लिक्विड, यानी कि हमने कौन सा पानी यूज किया है? द्रव। कौन सा पानी यूज किया है? द्रव वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की किसके बारे में पता चलता है? भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। अभी हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आपको ये पता चला कि जो मैग्नीशियम लिया है हमने ठोस लिया है? नहीं पता चला। ऑक्सीजन आपको पता चला है? नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें भौतिक अवस्था की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाएगा, जैसे गैस, द्रव, जलीय और ठोस। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, गैस को G से, द्रव को किससे? L से, जलीय को किससे? AQ से, एक्वस, और ठोस को किससे? S से। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे क्या लिखते हैं? एक्वस या AQ। जो अभिकारक के उत्पाद बने हैं जब जल में घोल के रूप में क्या हो? उपस्थित। जैसे ये समीकरण देखिए, अब ये समीकरण है, इसमें हमने भौतिक अवस्थाओं को लिखा हुआ है। क्या समीकरण है? 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने S का मतलब सॉलिड, यानी कि जो आयरन लिया है वो कैसा है? सॉलिड। यहाँ लिखा है G, यानी कि जो पानी लिया है वो कैसा है? गैस है। Fe3O4 जो बना है कैसा बना है? सॉलिड। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? गैस। तो इस तरह से ये तत्वों की भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी दे सकती है आपकी कौन? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिए कि H2O के साथ G का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? G का। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में, गैस या किसके रूप में? भाप के रूप में। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक नहीं हो। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप सभी में उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कैसे? देखिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से CO से क्या बना? H2 बन, CO और H2 मिले, दोनों मिलने के बाद क्या बना? मैथिल अल्कोहल CH3OH। ये इधर आएगा, ठीक है, ऐसे लिखना है पूरा इसको। CH3 जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ CH3OH। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये अभिक्रिया कुछ दाब पर हो रही है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो तीर जो बना है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 340 एटमॉस्फेयर। या दूसरे में आप देखिए कि 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में हुई? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की, और ये बना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं जो एरो है, एरो के ऊपर क्या लिखा जा सकता है? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को किसके ऊपर लिखा जा सकता है? एरो के। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम के टुकड़े को किस में जलाया जाता है? वायु में, तो उसे रेगमाल से साफ कर देते हैं रगड़कर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो वायु में किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इससे भी अभिक्रिया कर सकता है। तो जो मैग्नीशियम है वो, दोबारा लिख देता हूँ, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वायु के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, Mg2CO3। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इनकी परत को क्या कर दिया जाता है? रगड़कर साफ कर दिया जाता है, जिससे रिबन क्या हो जाता है? आसानी से जल जाता है। तो क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए। क्यों हटाई जाती है? क्योंकि ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से आग को पकड़ लेता है। बनते क्यों हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट? क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई गैस प्रेजेंट होती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H2, क्या लिखते हैं H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत होता है Cl2, क्या बना है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इधर देखेंगे H2 है, इधर H1 है, तो इसको 2 बना लिया। Cl देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 बन गए, हो गई समीकरण संतुलित। सेकंड देखिए, इतनी जल्दी हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, क्या होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बना है बेरियम सल्फेट, क्या होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। देखिए सबसे पहले BA कर दीजिए। इधर BA कितना है 1, इधर BA कितना है 1, छोड़िए BA नहीं होगा। आगे देखिए Cl2 देखिए, इधर Cl कितना है 2, इधर कितना है Cl 3, इधर कितना है 2, तो इनके बनाना पड़ेगा हमें 6 का मतलब इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से। तो Cl देखिए कितने बन गए, इधर 3 दूनी 6, इधर भी Cl कितना बन गया 2 तिया 6, तो Cl तो हो गया। अब देखिए क्या एल्यूमिनियम, इधर कितना है 2Al और इधर कितना है 2Al, Al भी बन गया आपका, ठीक है, क्या बन गया Al भी बन गया। तो कौन कौन से तत्व आ रहे हैं पहले लिखिए, BaCl AlSO, ये तत्व यहाँ पर आ रहे हैं। Cl देख लिया, Al, O देखते हैं, इधर O कितने हैं 4, इधर O कितने हैं 4, O भी है। उसके बाद O हो गया आपके पास, Cl हो गया, Al हो गया। अब देखते हैं S, इधर S कितना है 1, इधर S देखते हैं 1, S भी हो गई, सल्फर भी पूरा है। उसके बाद देखते हैं Ba, इधर Ba कितना है 3, इधर Ba कितना है 1, कितना है 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें 3 बनाना होगा। कितना बनाया 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये समीकरण क्या हो जाएगी संतुलित, क्या हो जाएगी संतुलित। अब देख सकते हैं S कितने हो गए, अब इधर 3, इधर S कितने हो गए 3, कितने हैं 3, इधर O कितने हैं 4 तिया 12, इधर O देखना 4 तिया 12, तो O भी आपके हो गए। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा, नंबर 3, सोडियम, क्या लिखते हैं सोडियम को Na, 3 Na प्लस H2O, जल क्या है H2O, क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस कौन सी गैस निकली हाइड्रोजन। अब देखिए इसे बैलेंस करना है, इधर Na1 है, इधर Na1 है, इधर Na1 है, ठीक है पूरा है, इधर O1 है, इधर O1 है, ये भी पूरा। H देखिए इधर H2 है, इधर H2 और एक 3 है, तो इसको 2 बनाया हमने, तो क्या बन गए 2 Na, तो Na इधर 2 बन गए। अब देखिए दोबारा मिलाइए, इधर Na2, इधर भी 2, O कितने 2 और 2 4, इधर O देखिए कितने हैं, पहले H देख लीजिए पहले कितने, इधर 2 और 2 दूनी 4, इधर कितने हैं 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोबारा मिलाइए, ठीक है दोबारा मिलाते हैं, देखिए इधर Na2, इधर Na2, उसके बाद देखिए H, इधर कितने हैं 2 दूनी 4, इधर H2 और 2 दूनी 4, O देखिए इधर कितने हैं 2 और इधर O भी कितने हैं 2, तो ये क्या बनेगी आपकी बैलेंस। कौन सी है बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जल में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, किस में मिलाया, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया के क्या बना सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4, क्या बना है BaSO4 और NaCl। इसको आपको क्या करना है, इसको क्या करना है
संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इधर BA1 है, इधर BA कितना है 1 पूरा है, Cl इधर देखिए 2, इधर Cl 1 है, तो 2 की क्या कर दी हमने मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2NaCl। क्या बन गया 2NaCl। अब देखिए इधर S1 इधर S1, O कितने हैं 4, इधर O कितने हैं 4, N कितने हैं 2 2, तो ये आपकी क्या बन गई संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बन गई संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए सेकंड वाला नंबर 2, यहाँ जल में घोला है बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनाया BaCl2। देखिए दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि NaOH, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से HCl करके सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl और क्या बना रहा है H2O, NaCl प्लस H2O। तो इसको आपको क्या करना है बैलेंस। देखिए NaOH, N इधर 1 इधर भी 1, O1 1, H2 इधर 1 और 1 2, Cl 1 1, तो ये क्या है खुद ही बैलेंस है आपकी, तो ये अभिक्रिया क्या है बैलेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन सा आएगा। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। कुछ प्रकार क्या क्या होते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है वियोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तीसरा क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है या द्वि विस्थापन भी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। पांचवा ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। ये सब क्या हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। सबको पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही मिश्रण से बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपस, ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो किसके कारण होता है, परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटते हैं, कुछ के आबंध जुड़ते हैं, बॉन्डिंग किसी की टूटती है किसी की जुड़ती है, नए दोस्त बनते हैं बिछड़ते हैं। यही प्रोसेस केमिस्ट्री में होता है, जैसे डेली लाइफ में होता है ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में 3-4 आगे आएगा। अब देखिए क्या एग्जाम्पल है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए, और अगर बुझे हुए चूने का पूछे CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। दोनों को आपको याद रखना है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक बीकर लिया, ये बीकर, इस बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा नहीं आएगा, या बिना बुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना लीजिए। तो इसमें हमने क्या लिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड के पीस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। इस बीकर में हमने क्या किया, धीरे धीरे जल मिलाया। इस एग्जाम्पल को, इस एक्टिविटी को घर पे जो पेंट करते हैं उसमें दोहराया जाता है खूब। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या इसके ताप में परिवर्तन हुआ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब आप बिना बुझे हुए चूने को, बिना बुझे हुए चूना होता है CaO, इसमें पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पानी। तो पानी मिलाने पर ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये है बिना बुझा चूना और ये क्या है बुझा चूना, बुझा चूना। क्या है बुझा चूना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूने का प्रयोग
घर में जो सफ़ेदी करने में किया जाता है, जो दीवार होती है उस दीवार को क्या किया जाता है, सफ़ेद किया जाता है। किससे? CaOH का होल ट्वाइस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आप देखेंगे जैसे ही दीवारों पर चूना किया गया, कुछ समय बाद 2-3-4 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? चमक। और संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? CaCO3। तो आप देखेंगे, दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ। भिजा हुआ चूना लिया, बिना बुझा चूना लिया, इसको पानी में घोल दिया। पानी में घोलने पर बुझा चूना बना जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसमें ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा बोल सकते हैं। क्या निकलती है? इसमें हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। जब हीट निकलेगी तो ये बीकर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी मैंने आपको बता दिया, आगे आएगा। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ क्या बना लिया? चूना बना लिया। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो मैंने आपको ये बता दिया। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया, क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बताऊं। फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये परिभाषा पूछी जाती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक सिंगल या एक से ज़्यादा पदार्थ बना ले, उसे क्या कहलाएंगे? संयोजन, यानी कि जुड़ गए। जैसे C में O जुड़ा, ऑक्सीजन, क्या बना? CO2। ठीक है। H2 + N2 जुड़े, क्या बनाया? NH3। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देखिए कितने एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, क्या? CaO + H2O, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। D, H2 + O2, क्या बनेगा? H2O। तो ये सब एग्जाम्पल किसमें? इसमें आप देखेंगे एक जो अभिकारक है 2 या 2 से ज़्यादा, एक में दूसरा जुड़ा, तीसरा पदार्थ बना, एक में दूसरा जुड़ा, यहाँ पर भी जुड़ रहे हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो जुड़कर नया पदार्थ बना है, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। आगे आएगा वियोजन। वियोजन इसकी उल्टी होगी। एक सब्सटेंस होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। संयोजन का मतलब जुड़ना, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तत्व जुड़ेंगे और एक तत्व बनाएंगे। और वियोजन में एक तत्व टूटेगा, किसकी उपस्थिति में टूटेगा? आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और नया तत्व बन जाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है। देखिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? दीवारों की सफ़ेदी के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस या बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। ये मैंने आपको बताया, किसकी परत बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट की। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इससे दीवारों पर क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कितना होता है? CaCO3। तो अगर पूछा जाए संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम जो NCERT है, ये देखिए इसकी समीकरण है। इस तरह से हम जो NCERT है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी में शेयर कीजिए। इस चैनल से आप अपनी 10वीं की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, TGT PGT कुछ भी देंगे दिल्ली का, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। डायरेक्ट आपको NCERT से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी NCERT पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। और कुछ संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया, क्या बना? जल। और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख दिए। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? संयोजन अभिक्रिया के हैं। किसके हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एक पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलेंगे और मिलकर एक नया पदार्थ बना देंगे। हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, जैसे हमने ये समीकरण देखी थी अभी। ये इसमें जो बीकर था वो गर्म हो गया। बीकर क्या हो गया था? गर्म। मतलब क्या है कि जब बिना बुझा चूना अभिक्रिया करता है पानी से, जल से, तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। और क्या हीट निकलती है? कुछ हीट क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो जो बर्तन होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म। इससे अभिक्रिया का मिश्रण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है? उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये मैंने आपको बता दिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब उसमें ऊष्मा का क्या हुआ है? उत्सर्जन हुआ है। ऊष्मा का क्या हुआ है? उत्सर्जन। इसके अपोजिट आएगी एक ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा और वो पदार्थ, वो बर्तन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। क्या? अगर आप मीथेन गैस लें, क्या लें? मीथेन। ठीक है। मीथेन गैस सड़ी गली जगह पर में आपको मिलेगी, जहाँ पर वनस्पतियाँ वगैरह सड़ रही होगी। तो मीथेन की अभिक्रिया किससे करते हैं? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। तो करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है और कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है कि जो श्वसन होती है वो कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन में ऊष्मा बाहर निकलती है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि श्वसन भी होता रहता है, तो आपको थोड़ी गर्मी लगती है। क्या लगती है? गर्मी। तो उसमें ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? जो श्वसन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन होता क्या है? श्वसन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, जैव प्रक्रम, उसमें आएगा श्वसन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपने कुछ भी खाना खाया, जटिल पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ लिए, उसको सबसे पहले टूटेंगे वो किस में? सरल कार्बनिक में। और सरल में सबसे सरल क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है ग्लूकोज। देखा होगा जब रनिंग वगैरह की जाती है, कुछ भी अगर आप ग्लूकोज ले लें तो तुरंत आपको क्या मिल जाती है? एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज होगा ये अभिक्रिया करेगा किससे? ऑक्सीजन से। ऐसे श्वसन को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। पढ़ेंगे आगे जाकर, क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? आवश्यकता हो। तो क्या हुआ कि हमने जो खाना खाया उसमें सिंपलेस्ट फूड में टूटा ग्लूकोज। ग्लूकोज से बाद हमने शरीर में क्या, कौन सी गैस हम इंटेक करते हैं, लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन। दोनों ने अभिक्रिया की, करने के बाद कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना? पानी बना और कुछ ऊर्जा बाहर निकली। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम श्वसन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? श्वसन। अगर किसी को ये नहीं पता था कि हम, ये तो सभी को पता होता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर भेजते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है। तो कहाँ से बनती है? ये श्वसन के थ्रू बनती है। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं है, याद रखना। श्वसन उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना, वो कहलाता है श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीथिंग। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल में भी टूटता है और आपको ब्रीथिंग भी होती है। तो क्या होगा कि जो श्वसन है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ पानी बनता है और ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर। और जब ऊर्जा बाहर निकल रही है तो ये अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। ये आपको लिखना पड़ेगा, ऊष्माक्षेपी। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। मैंने बताया जटिल किस में टूट जाएंगे? सरल में। जैसे चावल, आलू या ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट।
इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज। ये मिल गया ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का क्या नाम है, श्वसन। और तीसरा देख सकते हैं एग्जाम्पल, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो साग सब्जियां होती है, वनस्पति द्रव्य होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, और जो कंपोस्ट बनता है डिकम्पोजिशन से जो बनता है वो भी क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा का निर्मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसके आसपास गर्मी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी वियोजन अभिक्रिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3-4 पार्ट में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए, धन्यवाद।